और 2015 वो कहते हैं 2015 में संभवतः रिपोर्ट आई थी, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हो पाई। इसके पहले सिद्धारमैया की जो सरकार थी कर्नाटक में, उसने भी जाति सर्वेक्षण कराया था कर्नाटक में, नीतीश कुमार के पहले भी। गोया कि कांग्रेस हमेशा उस तरह के आंकड़े चाहती थी कि आखिर समाज में किस तरह का पिछड़ापन है, वो कौन सी जातियां हैं जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ी हैं और उनको आगे लाने की आवश्यकता है। स्थिति आ गई कि जब ये भारतीय जनता पार्टी, ये एक तरह की राजनीति थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब ये ध्रुवीकरण की राजनीति सामने आई लोगों की, तो उसके काट में इस सामाजिक आंदोलन के न्याय के अलावा और कोई विकल्प था नहीं। अगर सामाजिक न्याय की का जो ये सशक्तिकरण की जो राजनीति है, जिसको कांग्रेस ने भी आगे बढ़ाना शुरू किया, इसको इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। और ये एक मजबूत काट थी सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ, क्योंकि यह जो जातीय सर्वेक्षण है, यह सशक्तिकरण की राजनीति है। यह इस बात का संदेश देती है लोगों को कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको आगे लाने के लिए सरकार कोशिश कर सकती है, कोशिश करेगी, क्योंकि उसके पास एक आंकड़े हैं। जबकि जब आप सांप्रदायिकता की या हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, तो एक भावनात्मक राजनीति है। उससे आपको यह गर्व हो सकता है कि आप ऐसे संप्रदाय से आते हैं, ऐसे धर्म के पालन करता है आप, जो बहुमत में, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं होता। एक अस्थायी या एक फर्जी टाइप का गर्व महसूस करने के अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। जब यह सशक्तिकरण की राजनीति करना शुरू किया विपक्षी दलों ने, तो एक चुनौती आ गई बीजेपी के पास। बीजेपी के सामने स्थिति यह थी कि न तो इसका वो समर्थन कर सकती थी, न इसका विरोध कर सकती थी। अगर वो समर्थन में आती तो जो उसकी हिंदुत्व की राजनीति है वो प्रभावित होती है, कि अगर लोगों में जातीय चेतना, जातीय गर्व, जातीय आत्मबोध मजबूत होगा, तो वो उनके सामने धर्म का जो नारा है वो पिछड़ता चला जाएगा। और इसके बाद जब आप उसका समर्थन करेंगे, तो वह राजनीतिक ताकतें मजबूत होंगी जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं, सशक्तिकरण की बात करती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पीछे हो जाती है। लेकिन अगर वो विरोध करती है, जो समर्थन नहीं करती, तो जो स्थिति आ गई कि 61% लोग हैं पिछड़े वर्ग के लोग। अब 61% के लोगों के अगर आप खिलाफ खड़े होते हैं, उनके पक्ष में नहीं खड़े होते आप, तो आपका जन समर्थन घटता है। 63% हो गई है जो अभी गणनाएं पिछड़े और अति पिछड़े मिलाकर के, इनकी संख्या 63% के आसपास हो गई। तो अब यह कि जब इनकी इतनी संख्या है, और जब ये लोग कहते हैं कि आप महिला आरक्षण में इस वर्ग के लोगों का, जो पिछड़े लोग हैं, इनके आरक्षण का आप प्राविधान नहीं करते, तो इसका जवाब कोई आपके पास नहीं होता। क्योंकि अगर आप पिछड़े लोगों को एक तरह का आरक्षण नहीं देते, उनको संवैधानिक संरक्षण नहीं देते कि वह आगे आ सके अपने पिछड़ेपन के बावजूद, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के बावजूद, तो किस बात का आरक्षण? फिर आरक्षण किसको दे रहे हैं आप? ये तो एक आइडेंटिफाई होना चाहिए था। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के सामने ये स्थिति आ गई। इसीलिए आप इनके नेताओं का रिएक्शन देखिए। पहले गिरिराज सिंह जी का बयान आया कि इस तरह के आंकड़े ला करके नीतीश कुमार एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। किस बात का भ्रम? कौन सा भ्रम की स्थिति है? उन्होंने बता दिया कि बिहार में कितनी कितनी कौन कौन सी जातियां हैं। अब ये सोचिए कि अब तक मेरे में बिहार की राजनीति को मैंने देखा है, मुझे अब तक क्या लगता था कि पासवान बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पासवान की गिनती कहीं नहीं है, उनसे ज्यादा मुसहर है। मुसहर की कोई बात नहीं करता था। एक मांझी जी की बात अगर छोड़ दीजिए आप, तो उस वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता था, कोई बड़ा नेता सामने नहीं आ पाया। अब उनकी बात आई कि हम तो 4% हैं और हमें कोई पूछने वाला नहीं, हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ है, हमको राजनीतिक दल कहाँ स्थान दे रहा है। ये इन आंकड़ों के आने के बाद उन वर्गों में एक चेतना का मौका आएगा जिनको पीछे रखा गया है, जिनको वो हक नहीं मिल पाए। जैसे कि एक सर्वेक्षण आया, उसमें बताया कि कई ऐसी जातियां हैं पिछड़े वर्गों में जिनका प्रतिनिधित्व शून्य है, उनको कुछ नहीं हासिल हुआ। जब और आखिर इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अब ये गिरिराज सिंह जी पूछ रहे हैं लोगों से कि नीतीश कुमार सरकार ये बतावे कि नौकरियों में इनका प्रतिनिधित्व कितना है। अरे नीतीश कुमार जी तो 10 लोगों को नौकरी देते हैं, आप तो केंद्र के मंत्री हैं जहां 100 लोगों को नौकरी देते हैं। आप पहले आप बता दीजिए, आपने नौकरी देने की कोशिश कितनी की? जो विजय शंकर जी कह रहे हैं कि आखिर उनको सशक्त कैसे बनाएंगे आप? अगर आप उनको शिक्षा में, उनको व्यापार में, उनको शैक्षणिक संस्थाओं में अगर आप उनको आगे आने के मौके नहीं देंगे, तो मौका कहाँ मिलेगा? समान लोगों के बीच में आप कंपटीशन कर सकते हैं ना।
जी। लेकिन अगर आप ये हालात नहीं, आप आपकी नीतियां इनके अनुकूल नहीं होंगी तो कहां से बनेगा, बात कहां से आगे आएगी, समाज को आप कैसे लाएंगे, मजबूत कैसे लाएंगे। तो यह जो नीतीश कुमार ने किया, नीतीश कुमार ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप बिहार संविधान में पिछड़े, दलित और एसटी शेड्यूल ट्राइब, इन्हीं की चर्चा है। बिहार में नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति को और लालू यादव की राजनीति के पैरेलल आगे लाने के लिए क्या किया, पिछड़े अति पिछड़े कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, अति पिछड़ा जो था वो आगे उनके साथ आ गया, जिनको जो सामाजिक न्याय के राजनीति करने वाले लोग थे नहीं पूछ रहे थे, तो एक बड़ा वर्ग पिछड़ों में से काट कर उन्होंने अति पिछड़े कर लिए। दलित अति दलित, माने जो जाटो होता था उनके पैरेलल जो छोटी छोटी जातियां थी उनको अपने साथ कर लिया। और जो कुर्मी बिरादरी है, जो उनकी अपनी बिरादरी है, 3% होने के बावजूद बिहार के सबसे बड़े नेता है कि उन्होंने अति पिछड़े अति दलितों की राजनीति करनी शुरू की, उनको सशक्त बनाने का प्रयास किया और इनकी महिलाओं का को आगे लाने की कोशिश की। चाहे उनको सामाजिक सुरक्षा देने का सवाल हो, चाहे उनको नौकरियों में आगे लाने का सवाल हो, चाहे उनको शिक्षा में आगे बढ़ाने का सवाल हो, चाहे शराबबंदी जैसे कदम उठा करके महिलाओं को एक तरह का सामाजिक सुरक्षा देने का प्रयास हो, एक बड़ा वर्ग उन्होंने अपने इन लोगों के बीच में तैयार किया। अगर बिहार के लड़कियों को पढ़ने जाने के लिए विभिन्न वर्गों के लोगों को उनके अनुकूल, उनके सामाजिक स्तर के अनुकूल उन्होंने प्रोत्साहन किया तो उसका लाभ मिला। लोग आपने केवल एक भावना की बात नहीं की, नीतीश कुमार ने अपने शासन में ही किया कि केवल भावनात्मक बातें नहीं की, उन्होंने कहा कि जो पिछड़ा है उसको और मौका दीजिए, जो अति पिछड़ा है उसको और ज्यादा मौका दीजिए। और उस राजनीति के तहत उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और पिछड़ों के नेता बन के सामने आ गए। और उसका कोई काट बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी की बेचैनी यही है कि अगर लोगों में यह जातीय बोध होगा, अगर लोगों में अपने पिछड़ेपन को लेकर के सरकार के द्वारा उनको आगे बढ़ाए जाने की कोशिशें नहीं दिखाई पड़ेंगी तो एक नाराजगी पैदा होगी। जब आप इस तरह की कोशिश करेंगे तो आपका जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो भोथरा हो जाएगा। ये आपने पूरी बात सुन ली। हरियाणा में उन्होंने महिलाओं से धान रोपती हुई महिलाओं के बीच में रहे और पूरे के पूरे खेत में धान रोपा, पूरे खेत को ट्रैक्टर से तैयार किया अगली रोपाई के लिए। ठीक, हमको आपको नहीं पता, अगर वो महिलाओं ने नहीं बताई होती। 2 उदाहरण है आपके सामने। प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज में पिछले कुंभ के दौरान 5 जो सफाई कर्मी हैं उनके पैर धोए थे। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने ही संवाददाता को भेजिए कि उन 5 सफाई कर्मियों का क्या हुआ जी। उनके साथ आज उनकी स्थिति क्या है, आप सुनवा दीजिए उसको भी। एक बात जो सुन ली हम लोगों ने, उन जो महिला किसानों में से एक महिला किसान ने उनसे ये कहा कि मुझको शाम होने के बाद मुझे दिखाई नहीं पड़ता और मैं इतने दिल्ली से इतने नजदीक होने के बावजूद मैं अपना इलाज नहीं करा पा रही जी। यह बात वो अपनी एमपी से कर सकती थी, यह बात अपने सांसद विधायक से कर सकती थी, वह यह बात अपने क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि से कर सकती थी, लेकिन उसने राहुल गांधी से उसकी मुलाकात थी और उसने बड़े आसानी से कह दिया। इस बात को राहुल गांधी सुन करके चले आते, लेकिन उस महिला ने क्या, उस महिला के आकर के दिल्ली में बताया, सोनिया गांधी को बताया। अगर वो सोनिया गांधी को न बताती तो कांग्रेस ने इसको ट्वीट नहीं किया, राहुल गांधी ने इसको ट्वीट नहीं किया, वहां अन्य किसी नेता ने ट्वीट नहीं किया। उस महिला ने स्वयं राहुल गांधी से बताया, सोनिया जी से बताया कि मैंने इनसे अपनी बात बताई और दूसरे दिन कुछ लोग मेरे पास आए और हमको आंख के अस्पताल में ले गए। आज मुझे दिखाई पड़ता है, मुझे चश्मा मिल गया और मुझे दवा मिल गई। 2 चीजें हुई। एक महिला एक नेता से मिलती है, अपना दुख दर्द बताती है, उसके सामने ये स्थिति आती है और आप उन पैर धोने वाले जो सफाई कर्मी हैं उनके बारे में भी आप एक रिपोर्ट दिखा दीजिए। उन्हीं महिलाओं में से सबने कहा कि हम दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन आज तक हमने दिल्ली नहीं देखी। राहुल गांधी कोई पर्यटक टूरिस्ट एजेंसी नहीं चलाते हैं, लेकिन उन्होंने बात सुन करके बिना कोई आश्वासन दिए चले गए और वो महिलाएं आई, उनको पूरा उन्होंने दिल्ली घुमाया, अपने घर में बुलाया और उनसे बात की। इस बात की भी जानकारी उन महिलाओं ने नहीं दी, किसी और ने नहीं दी। सवाल इस बात का है कि जब आप लोगों से जुड़ते हैं, आपके पास कोई फीडबैक आता है, उसके आधार पर जो कार्रवाई करते हैं, पब्लिक कनेक्ट हुआ है, आप अपने में सुधार करते हैं। उन डिलीवरी बॉय से मिलने के बाद, नहीं कर रहा था, उन डिलीवरी बॉय से मिलने के बाद राजस्थान की सरकार ने उनको इंश्योरेंस की सुविधा दी और कर्नाटक की सरकार ने सत्ता में आते ही वो एक कानून बनाया कि आप इनको इंश्योरेंस देंगे। उसमें वो कंपनियां ही भागीदार होंगी जिनके लिए वो काम करते हैं।
सवाल, अगर आप मिलते नहीं हैं तो आप लोगों की समस्याओं को जान नहीं सकते। आप याद कीजिए कि उसी कर्नाटक में राहुल गांधी ने महिलाओं के बस में सवार हुए थे वो, हाँ। और महिलाओं की सीट पर बैठ करके यात्रा की थी जी। उनसे क्या बात किया था, इन हम सुन पाए ना आप सुन पाई, किसी कहीं रिपोर्ट नहीं आई, राहुल गांधी ने कहीं ट्वीट भी नहीं किया। कर्नाटक की सरकार सत्ता में आती है और ये कहती है कि जो कामगार महिलाएं हैं इनको हम फ्री परिवहन की सुविधा देंगे जी। इसमें कर्नाटक सरकार का राजस्व नहीं घट जाएगा। ये नहीं होगा कि आपको इतना पैसा नहीं मिला कि आप अपनी योजनाओं को लागू नहीं कर सकते। आपने इन सुविधाओं से सीढ़ी के अंतिम पायदान पर बैठी हुई महिलाओं को एक ताकत दी कि वो कोशिश करके दूर तक जाकर के अपने रोजगार के अवसर खोज सकती हैं जहां उनको रोजगार मिलने की संभावना हो, और उनकी जो एक न्यूनतम आय होगी उस न्यूनतम आय में भी कम से कम परिवहन का खर्च नहीं होगा। अगर वो खर्च करेंगे तो अपने ऊपर खर्च करेंगे, और सरकार इस बात को उनको आश्वस्त करती है। सवाल है कि अगर आप किसी से मिलते हैं और उनके लिए कुछ करते हैं, यह पब्लिक कनेक्ट है। और यही पब्लिक कनेक्ट जो है राहुल गांधी के लिए लोगों को चिलचिलाती धूप में खड़ा होने के लिए मजबूर करती है, कड़ाके की ठंड में खड़ा होने के लिए मजबूर करती है, और बर्फबारी में उनको सुनने के लिए लोगों को आग्रह करती है कि आप उनको तक पहुंचे और उनकी बात को सुने। यह एक तरह की राजनीति, यही काम किया राहुल गांधी ने यहाँ स्वर्ण मंदिर में। स्वर्ण मंदिर में अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है। आप भी गई होंगी, मैं भी गया हूँ। वहां बड़ा से बड़ा आप जो व्यक्ति जूते के में सफाई कर रहा है उसके बारे में आपको पता नहीं होता कि ये आदमी 1000 रुपए का मालिक है कि 100 करोड़ रुपए का मालिक है, और वो जूता साफ करता रहता। एक संस्कार है वहां का, और अगर आप उस संस्कार के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए तैयार हैं, आप उस आरोप से अपने आप को निकालने के लिए तैयार हैं कि आप चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता आप कायम करते हैं। राहुल गांधी ने यही विश्वसनीयता कायम की, और इस विश्वसनीयता को कायम करके इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक माहौल बनाया। आज कोई ये नहीं पूछने वाला है कि आखिर विपक्ष कहाँ है। यह सवाल कितने सालों तक पूछा जाता रहा। आज कोई बात लगे हैं विपक्ष के नाम। क्यों घबराने लगे? सवाल यही हुआ ना, ये सवाल सालों साल पूछे जाते रहे हैं कि विपक्ष कहाँ है। कितने लोगों ने पूछा, आज एक आदमी नहीं मिलता पूछने वाला कि विपक्ष कहाँ है। आज तो लोग चाहते हैं कि विपक्ष अपने घर में बैठ जाए, और विपक्ष घर में बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो एक इस तरह, और सबसे बड़ी चीज होती है विश्वसनीयता की। राहुल गांधी ने सबसे बड़ा सवाल यही किया कि जिस विपक्ष को सुनियोजित तरीके से, संस्थागत तरीके से, संगठनात्मक तरीके से अविश्वसनीय बनाने का प्रयास किया गया था, उस पूरे के पूरे विपक्ष को विश्वसनीय बना दिया लोगों के बीच में। मतलब ये काम एक बार ये बोल सकते हैं कि बीजेपी के 10 सालों के